जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। अब आगे। विवाहित हैं हम दोनों तब से लेकर आज तक हमारा विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। इस हिसाब से ना ही तो आदर्शनी चरित्रहीन और अकेली औरत है और ना ही आपती नाजायज़। अविनाश ने मजबूती से कहा तो अथर्व ने उठकर एकदम से तालियां बजा दी। नहीं जज साहब, यह एकदम गलत है। अविनाश जी किसी दबाव के कारण झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि आदर्शनी के एक समय पर अविनाश जी के साथ संबंध थे, पर इन लोगों का कभी विवाह नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों का विवाह मान्य नहीं है। कानूनी तौर पर अविनाश की पत्नी आरती है जज साहब, और उनका बेटा अथर्व मिश्रा उनकी इकलौती संतान है। अविनाश और आरती का विवाह समाज के सामने हुआ है, जबकि आदर्शनी और अविनाश के विवाह का कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। इसलिए आदर्शनी और अविनाश का रिश्ता कानूनी रूप से मान्य नहीं है और अवैध रिश्ते का को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। वकील ने कहा, नहीं जज साहब, मैंने और आदर्शनी ने विवाह किया था। अविनाश बोले, कानून थ्योरी पर नहीं चलता, सबूत और गवाह लगते हैं कानून के सामने बात साबित करने के लिए। वकील अविनाश से बोला तो आदर्शनी ने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि यह बात आप जरूर करेंगे वकील साहब, आदर्शनी बोली और जज साहब की तरफ देखा। तो जज साहब, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहला विवाह मान्य होता है। पहली पत्नी के जीवित रहते अगर दूसरा विवाह किया जाता है तो दूसरा विवाह अवैध होता है। और मेरा और अविनाश का विवाह आरती और अविनाश के विवाह से काफ़ी पहले हुआ था, और मेरे जीवित रहते, यहाँ तक कि मेरे इस शहर में रहते और इन दोनों को इस बात का पता होते कि मैं इस शहर में हूँ और जीवित हूँ, इन लोगों का विवाह हुआ। उसका मतलब कि आरती और अविनाश का विवाह वैधता नहीं रखता और इनके विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, और अगर है भी तो मेरी शिकायत पर यह विवाह खारिज कर दिया जाएगा। और रही बात इस बात के सबूत की कि मेरा विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, तो जज साहब, मैंने अब तक सबूत है इसलिए नहीं दिए थे, और ना ही इस समाज के सामने ना ही कानून के सामने कहा था कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सबसे खास सहेली की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो। आदर्शनी ने कहा तो जज साहब की आंखें छोटी हो गई। आप कृपया सब कुछ साफ साफ स्पष्ट बताएं। जज साहब बोले, जज साहब, मैं और अविनाश एक दूसरे को कॉलेज टाइम में ही चाहते थे। उस समय आरती मेरी सहेली हुआ करती थी। हम लोग इस शहर में नहीं थे बल्कि दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे थे। मैं और अविनाश एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, तो हम लोगों ने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। और जज साहब, उस विवाह के समय हम लोगों के जो फोटो खींचे गए वह सबूत के तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। आदर्शनी ने कहा तो अभिराम ने उसके बैग से निकालकर कुछ फोटो जज साहब के पास भेज दिए। यही नहीं जज साहब, हमारी शादी कोई सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं है, और लगभग 24-25 साल पहले वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम आ गया था, और मेरे और अविनाश की शादी की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। और वह वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं अदालत के सामने पेश करना चाहती हूं, जिसमें उस समय की तारीख और वर्ष दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आदर्शनी ने कहा तो अभिराम ने वीडियो कैसेट लेकर जज साहब के पास भिजवा दी। इसके अलावा फिर भी अगर डाउट हो तो हमारे कॉलेज के कुछ दोस्तों के नाम पता मैं दे सकती हूं जो कि हमारी शादी के गवाह थे। हालांकि उनसे सालों से बातचीत नहीं है, पर इतनी बड़ी बात वो अब तक नहीं भूले होंगे। और मैं उस स्टूडियो का नंबर भी दे सकती हूं और पता भी, जहां के फोटोग्राफर ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। उनके पास भी इसकी एक कॉपी जरूर आप लोगों को मिल जाएगी। आदर्शनी ने कहा तो आरती का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वहीं जज साहब के इंस्ट्रक्शन पर वह वीडियो अदालत में चलाया गया, जिसमें स्पष्ट था कि आदर्शनी और अविनाश की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई है। अभिराम मुस्कुराया तो वही अथर्व ने भरी आंखों से आरती को देखा, मानो कह रहा हो कि आपकी गलती के कारण न सिर्फ आपका रिश्ता बल्कि मैं भी नाजायज़ साबित हो गया। जज साहब, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि मैंने आरोप लगाया था अविनाश के ऊपर कुछ सालों पहले कि मैं उनकी विवाहित पत्नी हूं, और फिर खुद ही केस वापस ले लिया। आदर्शनी बोली तो जज ध्यान से सुनने लगे। तो जज साहब, उसका भी एक कारण था। मैं मानती हूं कि अविनाश में हिम्मत नहीं थी और वह कमज़ोर पड़ गए थे, और इंसान को कमज़ोर करने वाला भी उसका अपना होता है। अपनों ने इन्हें मजबूर कर दिया मुझसे संबंध तोड़कर आरती के साथ विवाह करने के लिए, और इन दोनों के विवाह के बाद मैंने नाराज़गी में केस किया था। पर जब मुझे असलियत पता चली कि अविनाश को किस तरीके से मजबूर किया था उनकी खुद की मां और आरती के परिवार ने, तब मैंने वह केस वापस ले लिया। क्योंकि एक तरफ मेरी वह सहेली थी जिसे मैं कॉलेज के टाइम पर बहुत चाहती थी, भले उसने मुझे धोखा दे मेरे पति को मुझसे छीना, और दूसरी तरफ मेरे पति और मेरा प्यार, दोनों को ही बीच बाजार बेइज्जत मैं नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे या मेरे पास कोई गवाह नहीं थे। इस बात को अविनाश भी बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे पास हर सबूत मौजूद है, फिर भी मैंने अपने कदम पीछे लिए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया और समाज के सामने आरती और अविनाश इस तरीके से नंगे खड़े हो। जज साहब, जरूरी नहीं अगर आपका कोई खास आपके साथ गलत करें तो आप भी गलत करो।
मेरी तो सबसे करीबी लोग अविनाश, मेरा प्यार, मेरे पति और मेरी सबसे खास सहेली आरती, इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। मजबूरी जो भी रही हो, पर धोखा धोखा होता है। आरती ने अविनाश को मजबूर किया हो या अविनाश को उनके परिवार ने, पर नुकसान तो मेरा ही हुआ था। पर मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ चुकी थी और साथ ही टूटा था विश्वास। मेरी बेटी जो कि नॉर्मल होनी चाहिए थी, शायद इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण या मेरे मानसिक तनाव के कारण एबनॉर्मल पैदा हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महीनों बाद अविनाश के यहाँ उनके बेटे ने जन्म ले लिया था। मैं आरती और अविनाश को तो सजा दे भी देती, पर जब मैंने आरती की गोद में उस नन्हे से बच्चे को देखा तो मैं उसे सजा नहीं दे पाई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बच्ची को अकेले संभाल लूंगी, पर मैं जानती थी कि आरती जैसी गिरी हुई औरत से अगर उसके पति का नाम छीन लिया तो वह औरत जरूर उस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में या किसी सड़क किनारे कचरे के ढेर में फेंक आएगी, क्योंकि वह किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। वह सिर्फ जिद्दी और स्वार्थी है, हर चीज़ जिद से पाना चाहती है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे केस करने और मेरे अपना हक मांगने से वह मासूम बच्चा किसी अनाथ आश्रम में पले या यतीमों की जिंदगी जिए। आदर्शनी ने कहा तो आरती का चेहरा और लाल हो गया, तो वही अथर्व की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तब भी खामोश रही जज साहब, और मैं आज भी खामोश रहती अगर इन लोगों ने मेरी बेटी को बीच में ना लाया होता। मैंने खुद पर हर वार सहन कर लिया, हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली, हर लांछन सह लिया, पर जब बात मेरी बेटी की आई तो उसकी मॉम कैसे खामोश रह सकती थी। इस बच्ची को मैंने इसकी हर तकलीफ हर कमी के साथ स्वीकारा। समाज ने कहा इसे अनाथालय में छोड़ दो, इसे आसाइलम भेज दो, यहाँ तक कि खुद इसके पिता अविनाश ने भी एक बार मुझसे मिलकर कहा था कि इस बच्ची को किसी आसाइलम में छोड़ दूँ और उसका खर्चा वह देते रहेंगे और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, दूसरा विवाह कर लो। तब भी मैंने उनसे यही जवाब दिया था कि आप पिता थे पर फर्ज नहीं निभा सके और काहे निकले। अपनी संतान की जिम्मेदारी को छोड़कर आगे बढ़ गए, पर मैं अपनी संतान की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ूंगी। आरती का साथ हर पल दूंगी। जज साहब, जिस बच्चे को मैंने पलकों पर बिठाकर रखा, अकेले उसे माता पिता और परिवार का प्यार दिया, उसकी परवरिश की, उसका इलाज कराया, उस बच्ची के साथ इस आलेख ने जबरदस्ती की, उसका बलात्कार किया, तो आरती की मॉम कैसे माफ कर सकती है। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।